चलिए परिषेक से स्टार्ट करना था। श्लोक नंबर 44। परिषेक की विधि में सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है वातिकोत्तर वातिका नाम, उसको स्टार लगाइए। परिषेक का मीनिंग क्या होता है? परिषेक मतलब उसको समझना, मतलब पानी की बूंदें इस पेशेंट पे डालना, गर्म पानी की बूंदें, जैसे शावर होता है ना, शावर शावर से अपन पेशेंट के ऊपर पानी डालते हैं हल्का हल्का, वो होता है परिषेक। सेचन, सेचन सिंचन होता है ना, सेचन से सिंचन आता है। तो वातिकोत्तर वातिका नाम बोला गया उसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो। वातिकोत्तर वातिका नाम मतलब क्या होता है कि वात का रोगी हो या संसर्गज अथवा सन्निपातिक रोगी में वात की प्रधानता हो, वहां पे आपको देना है। तो स्पेसिफिकली वात के लिए बोला गया है किसको? परिषेक को। तो वहां पे लिख लिए कि परी की बातें, परी जो होती है ना, परी, उनकी बस बातें होती हैं, दिखती दिखती तो है नहीं किसी को, तो परी की बातें। तो वातिकोत्तर वातिका नाम इनके लिए आ जाएगा। आगे देखिए, पुनर्मूल आदि नाम उत्तर सुखोष्ण कुंभी वर्षणिका। ये कुंभी और वर्षणिका को स्टार लगाइए। क्या बोलना चाह रहा है वो कि सर्वप्रथम रोगी के शरीर को अनुसार सिद्ध तैलों से मर्दन कराकर हल्के कपड़े से ढक दो, और फिर नाड़ी स्वेद में बताए हुए द्रव्य के मूल पत्र आदि का गर्म कर क्वाथ बना लो। उसे कुंभी या घड़ा, है ना, कुंभी मतलब घड़े में, वर्षुलिका, वर्षुलिका इंपॉर्टेंट है, कुंभी वर्षणिका। वर्षुलिका क्या होता है? 1000 छिद्र वाला घड़ा, घुमावदार, जिसमें बहुत सारे छिद्र हो, उसमें भर लो और पेशेंट के ऊपर चलाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। या प्रणाड़ी, नली में मरकर विधि पूर्वक शरीर का शोधन करना। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। दूसरी बार वाती को तो वाती का नाम तो लगा लोगे, लेकिन देखता ना, सुखोष्ण कुंभी वर्षणिका प्रणाड़ी व पूरे, इतना देगा तो उसको लगेगा कि, आपको लगेगा कि नाड़ी श्वेत की या कुंभी श्वेत की बात तो नहीं हो रही, लेकिन वो वहां पे कुंभी और वर्षणिका से क्या बोलना चाह रहा है? कुंभी वर्षणिका मतलब क्या होता है? जिसमें 1000 छिद्र, तो 1000 छिद्र से क्या टपकेगा? पानी, और वो फव्वारा जैसा रहेगा ना, तो परिसेचन की लाइन वर्षणिका वाली। कुंभिका वाली भी ऐसी है। एक सेकेंड, बैटरी में इशू।
क्लियर दिख के आवाज आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, वाटिकोत्तर वाटिका नाम इंपॉर्टेंट है, तो बात केवल परियों की होती है। दूसरी इसमें यूज होने वाली चीजें जैसे कुंभिक और वर्षुनिका, तो थोड़ा अंडरलाइन करो, कुंभिक और वर्षुनिका। कुंभी मतलब 100 धारा वाला 100 छेद वाला छेद, जो आप समझ जाना कि वर्षुनिका और कुंभी कहाँ यूज होंगे, जहाँ पे अपने को पानी फव्वारे जैसे गवाना है। परिणानिर्व पूरयित्वा, उसके बाद इसका सिद्ध स्नेह भक्त गात्रम वस्त्राच्छन्नम परिषेच्यति। वस्त्राच्छन्नम, छन्नम से याद रखना, वस्त्राच्छन्नम अगर पूछे तो वस्त्र से छन छन कर पानी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जैसे फव्वारे जैसे गिरता है, ये भी अभिषेक के लिए है बेसिकली। उसको फव्वारे से याद रखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। तीन चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कुंभी, वर्षणिका और नाड़ी, प्रनाड़ी। उसके बाद आता है अवगाह स्वेद। अब अवगाह से क्या समझते हैं, वहां पे अपन फव्वारा दे रहे थे, यहाँ पे अपन टब में बैठा दे रहे हैं, है ना, ये अवगाह है, बाथ रोटेशन बोलते हैं इसको। तो अवगाह श्वेत की विधि चरक ने बहुत छोटी सी बताई है। देखिए, वात हरोत, वात हरोत, क्वात क्षीर तैल घृत पिशित, पिशित रस उष्ण सलिल कोष्ठ, कोष्ठ का अवगाहस्तु यथोक्त अवगाह, है ना, कुछ खास नहीं है इसमें। वातना से द्रव्य के क्वात दूध घृत मासर गर्म जल से कोष्ठ में प्रवेश करा के, कोष्ठ में प्रवेश करा के स्वेदन करने को अवगाह स्वेद कहते हैं। कोष्ठ में प्रवेश करा, कोष्ठ का वास्तु, कोष्ठ का अवगाहस्तु, क्या करते हैं, कोष्ठ तक उसको बढ़िया लेटा देते हैं, तो वो अवगाह है। जल के कोष्ठ में प्रवेश करा देते हैं, तो जल कोष्ठ आप समझ जाओगे कि अवगाह की बात हो रही है। चरक ने इतना ही कहा है। एक्चुअली इसके विमर्श देखिए, भेल संहिता में अवगाह श्वेत के लिए एक नौका बनाने का उपदेश है, उसको अंडरलाइन करिए सेकंड हाफ में। तो नौका बनाने का विधान किसने दिया, भेल ने, है ना, उपदेश दिया। और उन्होंने लिखा है कि अवगाह श्वेत के लिए एक पुरुष के बैठने पर उसके चूतड़ के निचले भाग से लेकर कंठ तक जितनी ऊंचाई होती है उतनी गहरी नौका बनाए। तो कितनी, एक तो नौका का विधान किसने किया, भेल ने। दूसरी, लंबाई कितनी नौका की, तो नौका की लंबाई पुरुष की लंबाई जितनी है, मतलब नीचे से ऊपर तक, वहां तक उसकी लंबाई करना है ना। और नीचे आ जाइए उस लाइन 4 5 6 लाइन छोड़ के, भाव प्रकाश ने बताया है कि नौका में इस प्रकार मनुष्य को बैठाना चाहिए कि उसकी नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक का भाग जल क्वाथ आदि में डूबा रहे। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक बैठाना है, तो नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक, करीब करीब हृदय के पास तक का भाग उसका डूबा रहे पूरा पानी के अंदर, इतना आपको बैठाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना। और यदि अधिक अधिक जल होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। और सबसे लास्ट में देखिए उसी विमर्श की लाइन में कि अवगाहन श्वेत की कुल मात्रा 4 मुहूर्त मानी गई है। कितने समय तक बैठाना है, तो एक मुहूर्त में 48 मिनट, ऐसा टोटल 4 मुहूर्त तक उसको बैठाना है। ठीक है, ये 3 4 चीजें आप अपने काम की मिल रही क्या। एक तो भेल भाव प्रकार, दोनों ने नौका का वर्णन किया, और भेल भाव प्रकार दोनों ने मात्रा कितनी बताई, 4 मुहूर्त। कहाँ तक बैठाना है, तो उसको नाभि के 6 अंगुल तक बैठाना है। नौका कितनी लंबाई होनी चाहिए, तो नीचे से लेके गुदा से लेके ऊपर तक होनी चाहिए। और कितनी मात्रा, तो 4 मुहूर्त की मात्रा। अब अवगाहन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। भेल ने बोला कि कंठ तक जल में डुबा दो उसको, मतलब कंठ तक उसका पूरा नीचे का, कंठ से नीचे का पूरा पार्ट जल में डूबा रहना चाहिए, भेल के अकॉर्डिंग। लेकिन भाव प्रकाश ने बोला नाभि के 6 अंगुल ऊपर। तो ये याद रखिएगा दोनों। और भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, परिषेक और अवगाहन एक साथ करना चाहिए, मतलब अवगाहन में रोगी को लेटा दो तो ऊपर से परिषेक करो, भाव प्रकाश का है। भेल ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। तो भेल ने कंठ तक और भाव प्रकाश ने नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए, अगला कौन सा है, जेनता। जेनता की विधियां इंपॉर्टेंट है। जेनता की विधि में अपन हिंदी अंडरलाइन करना चालू करते हैं, बहुत सी चीजें काम की हैं, है ना। पहले हिंदी में स्टार्ट करिए, पहली लाइन से, जेनता की विधि से फेर करने के इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा करनी चाहिए। सबसे पहला काम उसको क्या करना चाहिए, तो भूमि की परीक्षा। इसको अंडरलाइन करो, भूमि की परीक्षा करो। कैसे,
तो वास स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में रहनी चाहिए। जो भी उसका वास स्थान है, तो वास स्थान से कौन सी दिशा, पूर्व या उत्तर, तो दो ही अच्छी दिशाएं हैं। ये भूमि सिलेक्ट कर लिया अपन ने, लैंड, लैंड कहाँ करना पड़ेगा, तो पूर्व उत्तर दिशा होनी चाहिए वास स्थान। दो चीज हो गई। उसके बाद आ जाओ उसी के नीचे, पृथ्वी के एक भाग में काली या पीली मिट्टी वाली हो, है ना। भूमि गुणयुक्त उपजाऊ, पृथ्वी के एक भाग में काली या पीली मिट्टी, तो मिट्टी अगर पूछर कैसी होनी चाहिए, एक भाग में काली या पीली मिट्टी होनी चाहिए, ये भी अंडरलाइन कर लो। उसकी एक लाइन छोड़ के नीचे आओ, जलाशय के दक्षिण या पश्चिम तट पर हो। जलाशय की तरफ से दिशा किधर है, दक्षिण या पश्चिम, और वास स्थान की तरफ से दिशा किधर है, पूर्वोत्तर। तो याद कैसे रखेंगे, दिशाएं दो अच्छी है, पूर्वोत्तर, तो वास अपन करते हैं ना जहाँ, वो दिशा अच्छी होनी चाहिए। जलाशय तो अपने क्या करना, जलाशय तो अच्छी दिशाएं किधर रहेंगी, वास स्थान की तरफ, तो वास स्थान से पूर्वोत्तर तरफ होनी चाहिए, और जलाशय से दक्षिण या पश्चिम तरफ होनी चाहिए। ठीक, उसके नीचे आ जाओ, उसी के जस्ट नीचे, जलाशय से 9 या 8 अरथनी, नहीं 7 या 8 अरथनी, पद्ममुष्टि अरथनी हाथा, हट कर पूर्व मुख वाला या उत्तर मुख वाला कूटागार ग्रह बनना है। अब जलाशय के दक्षिण उत्तर पश्चिम दक्षिण तो ठीक है, पर जलाशय से कितना दूर, तो 7 या 8 रत्नी तक दूर हटकर पूर्व मुख वाला या पूर्वोत्तर मुख वाला कूटागार बनाए। यहाँ भी अच्छी वाली दिशाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी की एक लाइन छोड़ के कूटागार की ऊंचाई कितनी, हाँ, तो कूटागार की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही 16 रत्नी होनी चाहिए। जो कूटागार आप बना रहे हो वहां पे 16 रत्नी होनी चाहिए। और उसी के नीचे देखो, घर कैसा होना चाहिए, गोलाकार। ये कभी नहीं पूछा जाता, पूछा जा सकता कि जो गेंदबाग में आप लोग कूटाकार बना रहे हो उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, तो गोल होनी चाहिए, गोलाकार। ये सबको पता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई 16 रत्नी है, ये है वो है, लेकिन उसकी आकृति कभी पूछ ले तो गोलाकार को नहीं लगाएगा, गोलाकार याद रखना। और उसी के नीचे देखो कि अनेक वातायन होने चाहिए। इस ग्रह में अनेक वातायन मतलब झरोखे बहुत सारे होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अनेक वातायन होनी चाहिए जिससे वायु को प्रवेश और निर्गम होता रहे। इस ग्रह गंभीर चारों तरफ दीवारों से सटा हुआ एक, हाँ, एक अरतनी की ऊंचाई और चौड़ाई में चबूतरा होना चाहिए। उस कूटागार की लंबाई चौड़ाई सबको याद रहती है 16 अरतनी, लेकिन अंदर जो एक चबूतरा बनाते हैं दीवार से सटा के, बिल्कुल एक चबूतरा जैसा ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म जैसा, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो एक अरतनी की ऊंचाई और चौड़ाई वाला। ये थोड़ा स्टाइल है। उसके बाद उसी की एक लाइन छोड़ के देखो, इस प्रकार बने हुए कूटागार के मध्य भाग में एक 4 हाथ लंबा पुरुष की ऊंचाई के बराबर मिट्टी का गोलाकार अनेकों छिद्रों वाला अंगार कोष्ठक बनाओ, जिसमें ऊपर से ढक्कन लगाओ, है ना। ऐसा एक चार, कितना अंगार कोष्ठक की लंबाई कितनी, 4 हाथ लंबी, बस ये स्टाइल है। तो अंगार कोष्ठक की लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई पुरुष के बराबर। इतनी चीजें यहाँ से निकल के अपने को मिल रही हैं। तो भूमि की मिट्टी कैसी, काली पीली। भूमि से वासस्थान किधर होनी चाहिए, पूर्वोत्तर। वासस्थान का मुख किधर होना चाहिए, ओ कूटागार का मुख किधर होना चाहिए, पूर्वोत्तर। जलाशय से किस तरफ होना चाहिए, जलाशय से दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। अंदर चबूतरा, उसकी लंबाई कितनी, तो 1 अरथनी होनी चाहिए, है ना। वातायन बहुत सारे होने चाहिए, झरोखे जिससे वायु का निर्गमन हो सके। ऐसी कुछ चीजें जो हिंदी में मैंने याद कराई वो याद रखें। खिड़की अनेक, वातायन, है ना। कूटागार की ऊंचाई चौड़ाई 16 अरथनी और चबूतरे की 1 अरथनी। भूमि की जलाशय से दूरी कितनी है, तो 7 से 8 अरथनी, है ना, याद रखेंगे। है ना। अंगार कोष्ठक या अंगार कर्णिका या अंगार धारिका की लंबाई कितनी, तो 4 हस्त लंबी और पुरुष की आकृति की ऊंची। 4 हस्त क्या होना चाहिए, लंबी, और पुरुष की आकृति की बराबर। लकड़ियां भी देख लो आखिरी लाइन में, या लिख लो लकड़ियां, खदिर या अश्वकर्ण, खदिर अश्वकर्ण आदि लकड़ियां होनी चाहिए। अंगार कोष्ठक को कहाँ रखना है, मध्य में रखना है, ये भी लिखो, अंगार कोष्ठक को मध्य में रखना है। इतनी चीजें यहाँ काम की दिख रही। उसको आ जाओ 47, कौन सा है, अश्म। अश्मग्नि श्वेत में क्या लगेगा, शयानश्य प्रमाणेन, बस ये इंपॉर्टेंट है, प्रमाण। प्रमाण कितना पता है, अश्मग्नि श्वेत से सबको पता है कि अश्म मतलब पत्थर को गर्म करके उसको स्वेदन करना उसके ताप से।
लेकिन उसका शयानस्य प्रमाणेन मतलब जो सोता हुआ पुरुष है उसके प्रमाण लंबा, जैसे शयन करने में मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतनी ही लंबी चौड़ी एक मोटी दृढ़ समतल पत्थर की पिटिया लेना है। पत्थर की पिटिया की लंबाई कितनी, मनुष्य के, सोए हुए मनुष्य के बराबर। इतनी चीज ध्यान में रख लो, उसके बाद इसमें कुछ काम का दिख नहीं रहा। सीधे आ जाओ करशु पे। करशु मतलब क्या समझते हैं, ट्रेंच। मतलब करशु कहा जाता है स्वेद योग के स्थान के विभाग को जानने वाला चिकित्सक खाट के नीचे खानियेच शयनाद्य अधः, खानियेच मतलब चिकित्सक खाट के नीचे गड्ढा खोद दे और उसके बाद उस गड्ढे में धूम रहित ढकते हुए अंगारे को भर दे। इस खाट के ऊपर सोया हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक वेदन संपन्न होता है। करशु है ना, करशु क्या है भैया, नीचे गड्ढा खोद दो, ऊपर उसकी खाट रहे नीचे। खाने शयनास अधा, करशु मतलब होता है गड्ढा। बेसिकली गड्ढा कहाँ खोदेंगे अपन, उसके नीचे। है ना, करशु को क्या होता है, अभ्यंतर मुखी। देखो नीचे, बहुत नीचे, सबसे नीचे बुक के लास्ट में लिखा है करशु अभ्यंतर विस्तीर्ण अल्पमुखो करता। अल्पमुख होना चाहिए, गड्ढा चौड़ा होना चाहिए, अल्पमुख और अभ्यंतर होना चाहिए, अंदर। है ना, हेलो, हाँ। उसके बाद आते हैं अपन कुटी स्वेद। कुटी, कुटी, कुटी के नाम से क्लियर है कि कोई कुटिया बनाना है अपने को। कैसी बनाना है वो देखो, देखो लिखा है अनत्युच्छेद विस्तारम, अनत्युच्छेद विस्तारम वृत्तकारम आलोचनम। हाँ, इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार मतलब गोल तो ये भी होनी चाहिए, लेकिन आलोचनम, आलोचनम से क्या समझते हैं, पूछा गया है एज इट इज, यही का ये श्लोक कि वृत्ताकार आलोचनम किसके लिए कहा गया है। अपन सोचते हैं घर बनाना है, जेनताक में बहुत फेमस है, जेनताक में अपन घर बनाते हैं जलाशय से इतनी दूर, बहुत रटते हैं उसको। अपन सोचते हैं आलोचना मतलब खिड़की नहीं होनी चाहिए जेनताक में, पर जेनताक में जो घर बनाया उसमें अपन ने पढ़ा कि बहुत सारे वातायन होने चाहिए बात के आने जाने के लिए। लेकिन कुटी जो है ना, ये कुटी, इसमें कोई भी लोचन नहीं होना चाहिए। वृत्ताकार आलोचना कुटी के लिए अच्छे से आता है। तो कुटी में रहने वालों को कभी भी बाहर का उजाला नहीं दिखता, ऐसा याद है। कुटिया में रहने वालों को बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रहता, बेचारे को खिड़की नहीं रहती। तो वृत्ताकार आलोचना कुटी के लिए आया, है ना। और घन मिट्टी कुटीम, ये थोड़ा देख लो क्या बोला है, छोटा गोलाकार ग्रह है जिसकी ऊंचाई चौड़ाई अधिक ना हो, जिसमें हवा आने जाने के लिए खिड़की या झरोका ना हो। ग्रह की दीवार मोटी हो, घन मिट्टी, घन मिट्टी मतलब घर की दीवार मीठी हो। भीतरी भाग में दीवार के ऊपर उपनाश वेद की विधि से बताई हुई कुष्ठ आदि उष्णवीर औषधियां, कुष्ठ आदि, वहां पे क्या था, अश्वकर्ण और वो सब थे। यहाँ पे कुष्ठ आदि उष्णवीर औषधियों का लेप किया जाना चाहिए दीवार पे। ऐसी कुटी के बाद में खाट बिछाकर उस पर सुंदर बिछावन बिछा दो, जिस पर प्रवार कौशेय कंबल गोलक किचन में रखा हो। अब खाट के नीचे धूम रहित अंगारों से बोरसी को भरकर रख दे। पहले से वातक में तेल मर्दन किया हुआ व्यक्ति खाट पर जब बैठता है तो सुखपूर्वक सेवन हो जाता है ना। खाट के नीचे क्या रखना है, कुटी। यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे जो करशु था वहां पे सिर्फ गड्ढा करते थे। तो पेशेंट का बस्तर है, उसके नीचे गड्ढा कर दिया, अंगारे भर दिया और उसका स्वेदन हो गया। यहाँ पे कुटी बनाना है, कुटी की दीवारों को मोटा रखना है, उसको उष्ण की द्रव्यों का लेप करना है, फिर अंदर एक खाट बिछानी है। उस खाट के नीचे फिर आपको क्या लगना है, हंसतिका। ये हंसतिका फिर अंगार पूर्व विस्ताम, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक में देखेंगे थर्ड लाइन में। तो हंसतिका भी अंगार पूर्ण विस्ताम से सर्वोच्च। हंसतिका को भर के उस खटिया के नीचे रखना है।
तो हंसती का मतलब क्या होता है? हंसती का मतलब होता है सिगड़ी। अगर आपने देखा होगा पुराने जमाने में बनता था घर में, तो सिगड़ी पे खाना बनता था, साइड साइड छेद होते थे, ऊपर भी छेद होता था, आग निकलती थी और उसमें बीच में अपन लकड़ी लगाते थे। तो सिगड़ी का यूज करना है अपने को यहाँ कुटी स्वेद में। तो पूछता है कि हंसती का भी अंगार पूर्ण विस्तार किस स्वेद के लिए है? तो हंसती का मतलब होता है सिगड़ी, और सिगड़ी या हंसतिका पे खाना कौन बनाते हैं? जो कुटी में रहते हैं, कुटी या झोपड़ी में रहने वाले हंसतिका में खाना बनाते हैं। ठीक है। तो क्या क्या काम की चीज दिखी? वृत्ताकारम आलोचनम वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा ऊंचा नीचा ना हो, घन मिट्टी की दीवार हो, हंसतिका की अग्नि से जलाना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हंसतिका वाली चीज। बाकी कुटी उटी तो ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कुटी श्वेत। ठीक, इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद आता है अगला 10वां भू श्वेत। भू से भी क्लियर है कि कुछ जमीन से रिलेटेड है, तो जमीन को गर्म कर दे आप, ऐसा भू श्वेत। तो क्या बोलना, देखो, एव अश्मग्न श्वेत विधि भूमि सा एव तु। जैसे अश्मग्न श्वेत की विधि बताई अपन ने, जैसे अपन पत्थर को गर्म कर रहे थे, है ना, अश्मग्न श्वेत की तरह विधि कही गई है, उसी विधि प्रशस्त निवास समतल भूमि पर की जाए तो उसे भूमि श्वेत कहेंगे। भूमि श्वेत कहते हैं बस। जैसे पत्थर गर्म कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भूमि गर्म कर, प्रशस्याम निवातायाम समूयाम उपदिश्यते, कुछ काम करनी है इसमें, है ना। आगे आओ अगले पे 11वें में, कुंभी श्वेत की विधि। कुंभी मतलब समझ रहे हैं आपकी, कुंभी मतलब कोई घड़ा या मटके का यूज हो रहा है। तो कुंभी वात हर क्वात पूर्ण भूमो निखानी है। वात हर क्वात को पूर्ण करके कुंभी लेना है, कुंभी को भूमो निखानी है मतलब भूमि के अंदर गाड़ना। अर्धभागम त्रिभागम व शयनम तत्वोपरि, ये इंपॉर्टेंट है। अर्धभागम त्रिभागम मतलब कितना पेशेंट को अंदर डालना है उसमें, तो अर्धभागम त्रिभागम। देखो लिखा है, वातनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए घड़े को आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गाड़ दें। कितना घड़ा गाड़ना है अंदर, तो आधा या तीसरा भाग, है ना। घड़े को जमीन में कितना गाड़ना है? आधभागम त्रिभागम व, आधा या त्रिभाग। और इसके ऊपर शयन करने योग्य खाट और बैठने योग्य छोटी मोटी रख दें, जिस पर अधिक मोटा बिस्तर ना हो, है ना। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के देखो, अब इसके बाद लोहे के गोले को या पत्थर के टुकड़े को अच्छी प्रकार गर्म करके घड़े में डाल। यहाँ घड़ा है इसलिए कुंभी श्वेत बोल दिया, वहां गड्ढा था इसलिए करशु बोल दिया, एक जगह कुटी थी वहां कुटी बोल दी। अलग समझ में आ रहा है, क्लियर? तो देखो, सुसंतप्तान प्रक्षिप्तेद अयोसो गुणान, है ना, प्रक्षिप्तेद अयोसो गुणान लिखा है। अयोसो गुणान मतलब क्या होता है? लोहे का गोला। लोहे का गोला काय में डालना है अपने को? उस मटके में। तो याद रखना है कि सुसंतप्तान मतलब गर्म हुआ बढ़िया लोहे का गोला, उसमें डाल उस घड़े में, और उस घड़े को रख दो नीचे, या जो अपना भूमि है ना, भूमि उसके अंदर गाड़ दो। कितना? आधा या दो तिहाई, आधा या एक तिहाई गाड़ दो, उसको पेशेंट को रख दो। यहाँ पे लोहे के गोले का यूज हुआ, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। सुसंतेन प्रशिप्तेद अयोसो गुणा, अयोसो गुणा रखना, ठीक है ना। इसको थोड़ा याद रखेंगे, अयोसो गुणा। तो याद कैसे रखना है? अयोसो गुणान मतलब लोहे का गोला। अब लोहे का गोला अगर आपको कहीं ले जाना हो तो आप घड़े में डाल के ले जाओगे ना भाई, कुटी में ले जाओगे नहीं, करछू में ले जाओगे नहीं, जेनताक में ले जाओगे नहीं, भू में ले जाओगे नहीं, क्योंकि लोहे के गोले को कैरी करने के लिए सामान चाहिए। सामान क्या है अपने पास? कुंभी। तो कुंभ श्वेत के लिए आया है लोहे का गोला, ऐसे याद रखो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और 12वां आता है कूप श्वेत। कूप में भी क्लियर है कि कुएं का यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, कूपम शयन विस्तारम द्विगुणम च अपिवेद, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर बार क्या बोल रहे थे वो? हर बार वो ये बोल रहे थे कि अश्मग्न स्टेज में भी ये बोल रहे थे कि जितना पुरुष को सोना है उतनी लंबी बनाना है, सोए हुए पुरुष की लंबाई की, है ना। बाकी उन्होंने जनता में भी ये बोला कि लंबाई चौड़ाई का होना चाहिए। लेकिन कूपों ने क्या बोला, देखो, कि जैसे भूभाग में तीव्र हवा ना प्रवेश कर रही हो, समतल हो ऐसे उत्तम स्थान पर खाट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा चौड़ा और लंबाई से दुगनी गहराई तक का कुआं खुदवाएं। ये इंपॉर्टेंट। खाट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा चौड़ा, लंबाई चौड़ाई तो कुएं की नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन गहराई लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। तो शयन विस्तारम द्विगुणम चापी वेदतः, वेदतः मतलब गहरा, गहरा कितना रखना है? लंबाई चौड़ाई से दुगना। ऑब्वियसली हुआ है तो गहरा हो गई, तो इसलिए गहराई उसकी डबल कर दी अपन ने लंबाई चौड़ाई से। और जितना भी सो रहा है पुरुष या
युक्त वो है, उसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो, ठीक है। उसके नीचे देखो, हस्त्यस अश्व गोक उष्ट्र नाम करीशैर दग्ध पूरी। करीश मतलब मैंने फिर बताया गोबर का यूज हो रहा है, तो उसमें धुआं रहे, हाँ, कुएं के अंदर हाथी घोड़े गौ गधा ऊंट इनके सूखे हुए लीद और गोबर का डालकर उसमें आग लगा दें। ऐसे ही सेम कहाँ यूज आया था अपने को, यहाँ पर पढ़ा था, हस्ती अश्व गो खर ऊष्ट्रा नाम करीशर दग्ध पूरी। दग्ध पूरी मतलब जला के उनको वहां जलाना है, निर्धूम अग्नि हो जाएगी तो निकाल देना। यही सेम मलों का यूज कहाँ हो रहा था, और यही सेम मलों का यूज पिंडी में हो रहा था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मल जो होता है पिंड रूप में होता है। तो पिंड स्वेद विधि में भी अपन ने पढ़ा था कि इतने जानवरों का मल अपने को यूज करना है। कफ वाले में तो ऊपर वात वाले भी थे कुछ, जैसे वो पैसा था, खीर था, वहां मैंने लिखाया था कि वहीं पे लिखाया था कि वहां पे पिंड श्वेत में वराह भी था, यहाँ पे वराह नहीं, कुटी श्वेत और कूप श्वेत। तो कुएं से पानी कौन पीते हैं, जानवर, ऐसा याद रखो। कुएं से पानी कौन पीते हैं, जानवर लोग। तो इसलिए हस्त गोखर उष्ट नाम खरीशे दग्धपुरी किसके लिए आया है, ये कूप के लिए भी आया है, और मल पिंड रूपी होता है जिनका मल वहां पे भी पिंड में भी आया है। लेकिन पिंड में वराह है, यहाँ पे वराह कूप में नहीं है, क्योंकि सुअर लोग नहीं जाते कुएं से पानी पीने। कुआं तो यहीं पी लेते हैं नाले में, सुअर गाय को पानी पी जाए कुएं, उसको नाले में पी लेते हैं, ऐसा याद रखिए। और लास्ट बचता है अपना होलाक श्वेत। होलाक श्वेत की विधि देखो, धीतिका नाम तो करीषणाम यथोक्त नाम प्रदीपेत शयनांत प्रमाणेन। धीति का प्रयोग के इंपॉर्टेंट है। धीति का प्रयोग से क्या समझते हैं, धीति का मतलब होता है हाथी घोड़ा गाय गधा सूखे लीद का गोबर से भरी हुई चौड़ी लंबी और ऊंची बोरसी तैयार कराए। बोरसी तैयार कराए जो खाट के नीचे रखी जाए। बोरसी क्या पता क्या होता है, होलाक, है ना। वो याद रखना, धोती का होल, सीधे सीधे याद रखो आपको, धीतिकाम तो प्रवेशम, धूतिकाम तो प्रवेश। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन ने देखा कि बाकी जगह कूप में भर रहे हैं, कहीं करशुम भर रहे हैं, कहीं अपन उसका यूज कर रहे हैं कुटी का, है ना, कहीं कुंभी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे धीतिका का यूज कर रहे हैं। धीतिका क्या पता क्या है, लेकिन उसको बोलसी के नीचे चौड़ी लंबी के नीचे खाट के नीचे रखी जाती है। अपन धीतिका से याद कर लो कि धोती, धीति मतलब धोती, और धोती में होता है होल, धोती में होल होता है ना पीछे, तो धोती में होल होता है, मतलब होलाक श्वेत का वर्णन, होलाक में धोती का यूज हुआ है। इसके अलावा फालतू बात अपने को पढ़ने ही। दीतिका नाम परीक्षा नाम यथोक्त नाम प्रदीपित पूछ ले कभी तो लगा देना धोती में होल मतलब होलाक, बस। उसके बाद आ जाओ 10 निराग्नि स्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सबसे पहले संख्या इंपॉर्टेंट है। निराग्नि स्वेद चरक के 10 हैं, सुश्रुत के 8 हैं केवल। वहीं पे स्टाला के लिखिए सुश्रुत के 8। 8 में उनने क्या किया, पहले तो उनने 3 चीज नहीं मानी, लिखो 3 चीज, उपनाह, भूख और बहुपान। मतलब भूख प्यास और उपनाह नहीं माना, क्योंकि उपनाह को सुश्रुत ने इधर साग्नि बोला है ना, तो उपनाह भूख प्यास, भूख मतलब भूख लगना, बहुपान मतलब प्यास लगना। उपनाह भूख प्यास 3 चीज नहीं मानी। 10 में से 3 गए 7, और एक एक्स्ट्रा माना भार उठाना। भार उठाना या भारत्व, भार उठाने को उनने एक्स्ट्रा माना, जो कि चरक ने नहीं माना, ठीक है ना। देखते हैं चरक के कौन से हैं। व्याम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम उच्छुदा बहुपानम भय क्रोधा, भय क्रोध, भय क्रोधाव उपनाह आहव आतपा स्वेदयंती दशैतानी नरम अग्नि उणाहते। वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्यायाम उष्ण ग्रह, भारी ओढ़ने के वस्त्र, है ना, भूख, मध्य आदि उष्ण वीर्य द्रव्यों को अधिक पीना, भय क्रोध उपनाह, युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा गया है आहव नाम से, युद्ध को बोला है आहव। आहव मतलब युद्ध करना या लड़ना, किसी से लड़ो या युद्ध करो तो भी वो फिजिकल एक्टिविटी के कारण स्वेदन कराता है ना। युद्ध, आतप, ये 10 बिना अग्नि के गुण के श्वेत एवं चरक ने माने हैं। यहाँ पे अद्व या कुछ नहीं है ना, तो शुद्ध ने भार उठाना भी एक्स्ट्रा माना, और उन्हें भूख प्यास और उपनाह को नहीं माना, तो भूख प्यास उपनाह हटा दो। तो क्या, व्यायाम उष्ण ग्रह, है ना, इसका श्लोक याद कर लो, व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम छुता बहुपानम भय क्रोधाव उपनाह आहव आतपा।
आहव याद रखना, पूछा गया एक बार कि आहव क्या है। आहव श्लोक से ही पूछा था। आहव मतलब होता है युद्ध, जो कि निराग्नि श्वेत ने चरक ने वर्णित किया है। ठीक, इसके अलावा कुछ काम यहाँ पे दिख नहीं रहा। हाँ, स्वेद के 3 द्वंद्व ये उपसंहार में दिया है। अगले श्लोक में देखिए 65 में, अगले पेज पे उपसंहार लिखा, वहां पे 3 द्वंद्व दिए हैं। 3 द्वंद्व, 3 द्वंद्व मतलब 3 दो के ग्रुप वाले। क्या है? एकांग सर्वांगता, स्निग्ध रूक्षस्तथैव इत्य त्रिविधम द्वंद्वम स्वेदम उद्देश्य कीर्तितम। मतलब इस प्रकार अग्नि से युक्त, बिना अग्नि के ये 2 प्रकार, मतलब साग्नि निराग्नि 2 ये हो गए, एकांग सर्वांग 2 ये हो गए, और स्निग्ध और रूक्ष 2 ये हो गए। ऐसे 3 दो के ग्रुप्स हैं, जिसको 3 या द्वंद्व बोला गया है। कितने हैं द्वंद्व? 3 द्वंद्व होते हैं। निराग्नि साग्नि 3 ग्रुप्स हो गए। कौन से? दूसरा स्निग्ध रूक्ष और तीसरा एकांग सर्वांग। ऐसे 3 द्वंद्व कौन से हैं याद रखना? निराग्नि का साग्नि, एकांग सर्वांग और स्निग्ध रूक्ष। त्रिविध द्वंद्व बताएं। कहाँ? पोस्ट के संदर्भ, स्वेदन के संदर्भ में ये भी पूछ सकता है। तो त्रिविध या त्रिविध द्वंद्व याद रखना। स्वेदन में निषेध देखिए नीचे, सेकंड आप देखिए, स्विन्न गात्रास्तु व्यायामम वर्जेत नरः। सम्यक स्विन्न व्यक्ति को उस दिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। सम्यक स्विन्न, स्विन्न गात्रास्तु व्यायामम वर्जेत नरः। अगर सम्यक स्विन्न है, अच्छे स्विन्न हो, तो उस दिन व्यायाम उसको नहीं कराना है। नेक्स्ट पेपर एक और बात लिखिए कि त्रयोदश विधि स्वेदो विना दश विदो अग्नि ने संग्रहेण च षट स्वेदा स्वेद अध्याय निर्दिष्टता। संग्रहेण च षट स्वेदा क्या बोलना चाह रहा है कि त्रयोदश विधि, 13 तरह की अग्नि स्वेद, 10 प्रकार के अनग्नि स्वेद, संक्षेप में 6 स्वेद, इन विषयों का वर्णन इस स्वेद अध्याय नामक अध्याय में किया गया। ठीक है ना? एक सुश्रुत का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। आपको पता होगा, शल्य में पढ़ाया मैंने। इसमें प्रधान पश्चात, मतलब पूर्व में स्वेदन किसमें करना है, पश्चात में स्वेदन किसने करना है, और पूर्व पश्चात दोनों तरफ स्वेदन किसमें करना है। 3 पॉइंट होते हैं स्वेदन के लिए सुश्रुत में, बड़े फेमस क्वेश्चन है। तो पूर्व में स्वेदन किसमें करना है? पूर्व में जहाँ करते हैं अपन, जहाँ पंचकर्म देना होता है अपने, है ना। तो नश्य बस्ती आदि में उन्होंने बोला पूर्व में स्वेदन दो, पहले ही दे दो, फिर नश्य बस्ती आगे देना है तो दो। उसके बाद पश्चात स्वेदन किसमें देना है? पश्चात उसमें देना है जिसमें कोई शल्य आप निकाल रहे हो, जैसे मूड गर्भ है ना, ये अंतर शल्य स्थित है, वैसी चीजों में आपको बाद में करना। प्रसूता है कोई, इसमें आपको शल्य निकालना है, बाद में वात बढ़ेगा तो बाद में स्वेदन करना है। शल्य निकालने के बाद ही वात बढ़ेगा, उसमें पोस्ट करना है, पोस्ट ऑपरेटिव, है ना। मूड गर्भ और शल्य निकालने के बाद, उसके बाद दोनों, शुरू में भी और आखिर में भी किसमें करना है? अर्श बगंदर अश्मरी, तीनों फेमस डिसीज जो है उसमें शुरू में भी करना है, आखिर में भी करना है। अर्श बगंदर अश्मरी में आपको तीनों जगह करना। ठीक, इतना ही है उसमें। ठीक है, तो स्वेदन आप निपटाइए। थोड़ा एक कल तक का स्केड्यूल में और दिक्कत है, कल रात तक मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, परसों से भी कोई दिक्कत नहीं है, कल तक और थोड़ा क्लास का मैनेज करिएगा, है ना। वैसे स्वेदन कंप्लीट करा दिया है, हो सके तो मैं जाने के पहले मुख रोग की चिकित्सा भी कंप्लीट करा के जाऊंगा, है ना। तो लेक्चर देख लीजिएगा।